दे रही है आप लोगों को? क्लियर है सब कुछ? एक बार बता दीजिए, सब क्लियर है ना? चलिए ठीक है, फिर बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको बताऊं, जो मेरी कल की क्लास थी ना वो कान की संरचना में थी, और मैंने आप लोगों से बताया था बाह्य कर्ण के बारे में और मध्य कर्ण के बारे में बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो कल वाली, है ना? तो वहाँ से ज़रूर प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। और आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वही कान की संरचना के आंतरिक संरचना के भाग में अंतःकर्ण को लेकर, अंतःकर्ण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अंतःकर्ण यह एक अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी होती है और एक जटिल संरचना के रूप में होता है, और जिसे हम कलागहन भी कहते हैं। अंतःकर्ण में हम जिसे क्या बोलते हैं? कलागहन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है? अगर हम बात करें अंतःकर्ण के अंतर्गत, तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। अंतःकर्ण में ना एक बोनी लेब्रेथियन भी कहा है। इसी अंतःकर्ण को एक नाम और दिया जाता है, उसको आप नोट डाउन करिएगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है कि बोनी, ठीक है भाई, लेब्रिथिन, लेब्रिथन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको अगर मिले तो ये इसका जो नाम है ना, ये तुरंत आप कह देना कि ये अंतःकर्ण, इसी को कहते हैं अंतःकर्ण। और इसी के अंदर बहुत सी नलिकाएं जो हैं उपस्थित हैं। आप ये नलिकाएं देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत सारी नलिकाएं जो हैं उपस्थित हैं, है ना? और एक चीज़ बताओ, आप यहाँ पर वो भी देख रहे हैं, देखिए ये कैसा नुमा बना हुआ है। कभी कभी एग्जाम प्रश्न बनता है, ये जो काकेलिया है एक घोंघे के आकार का होता है। तभी आप देखेंगे काकेलिया क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ आप सिर्फ इतनी बात समझे कि अंतःकर्ण को बोनी लेब्रिथिन भी बोला जाता है, और इसी को अगर कहा जाए तो अंतःकर्ण में अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी एक जटिल संरचना है। अब ये देख रहे हैं जो ना, एक जटिल संरचना है ये, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कलागहन बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? कलागहन बोल देते हैं। आगे देखिए जरा, अंतःकर्ण में जो ये कलागहन है, इसका अधिकांश भाग शकरी से बना होता है, संकरी से बना होता है, और इसके मध्यवर्ती भाग में दो थैलीनुमा वेशम यूट्रिकुलस तथा सैकुलस, ठीक है, सैकुलस, सैकुलस इसको बोलेंगे, सैकुलस और यूट्रिकुलस होते हैं। ये दो पाए जाते हैं आपका मध्यवर्तीय भाग में। ध्यान रखना, ये एक अर्ध पारदर्शक झिल्ली से बनी है, पहली बात। इसी को बोला जाता है कलागहन भी, और इसी को बोला जाता है बोनी लेब्रिंथ भी बोला जाता है इसी को। और इसके अंदर बहुत सी ऐसी नलिकाएं जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत मध्यवर्ती भागों में दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया था। एक को बोला गया था क्या, थैलीनुमा जो बना है उसको बोला गया है यूट्रिकुलस, और दूसरे को बोला गया है सैकुलस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अंतःकर्ण में अगर यहाँ तक कोई आवाज़ आती है तो सबसे अहम भूमिका स्टेपिस हड्डी करती है। और स्टेपिस हड्डी के अंदर, बाहर की तरफ अगर बात की जाए अंदर, और अंदर जो है यहाँ पे स्टेपिस हड्डी है, उसके बाहर की ओर जो ओवल विंडो की गति में अंतःकर्ण में वेस्टिबुलर नली से उपस्थित होती है, तो वहाँ पर एक द्रव्य मिल जाता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि अंतःकर्ण में जो वेस्टिबुलरी नली है उसमें कौन सा द्रव्य पाया जाता है या कौन सा द्रव्य होता है। तो पेरिलिम्फ एक द्रव्य है, वही पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। पेरिलिम्फ है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया है। फिर तो यही अगर मैं आपसे कर्ण की संरचना के बारे में जब जिक्र कर रहा हूँ तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट की, है ना। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जो यूट्रिकुलस होता है, यूट्रिकुलस जो होता है वह अर्धवृत्ताकार में होता है, अर्धवृत्ताकार की नली के आकार का होता है।
तो यहाँ पे जो नलिकाएं मिलती है या निकलती है वो किस रूप में निकल रही हैं? अर्धवृत्ताकार में। 3 अर्धवृत्ताकार हैं। अर्धवृत्ताकार 3 आप देख भी रहे होंगे। अर्धवृत्ताकार कहने का मतलब एक ये बन रहा है आपका, दूसरा ये बन रहा है आपका, तीसरा ये बन रहा है आपका, है ना। तो 3 अर्धवृत्ताकार यहाँ पर देख रहे हैं। और ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिल रही है हम लोगों को? अंतःकरण में मिल रहा है, यूट्रिकुलस के अंतर्गत मिल रहा है। अंतःकरण में यूट्रिकुलस के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यूट्रिकुलस के जो 3 भाग हैं इसके नाम भी रखे गए हैं। ठीक है, जैसे जो 3 भाग है, जैसे एक भाग आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोला जाता है अग्र। ठीक है भाई, अग्र अर्धवृत्ताकार नलिका, पश्च ये पीछे की जो चीज़ें हो जाएंगी आपको, है ना। ठीक है, यहाँ पे साफ शब्दों में देखें तो आप देखो लिखा हुआ है पोस्टेरियर करके। ठीक है, और इसको भी देखिए पोस्टेरियर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एंटेरियर होता है, जो एंटेरियर होगा, अच्छा सॉरी ये अग्र हो जाएगा, एंटेरियर वाला ये अग्र आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका वाहिक में हो जाएगा। ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हैं? वाह बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखना। यूट्रिकुलस के अंतर्गत 3 अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं निकली हुई हैं। एक को बोला था अग्र, एक को बोला था पश्च, एक को बोला था वाह है। ठीक है, ये नलिकाएं हैं। ठीक है ना, आगे हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अंतःकरण के अंतर्गत जो अग्र और पश्च नलिकाएं हैं वह एक यूट्रिकुलस के एक ही स्थान से निकली हुई हैं। जो अग्र भाग है और जो पश्च भाग है, यहाँ पर ये पीछे का भाग था और ये आगे का भाग है, तो ये दोनों एक ही जगह से निकली हुई है, यहाँ से यहीं से निकली हुई है। ठीक है ना, और दोनों नलिकाएं से इस जुड़े भाग को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंप्यून बोल देते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई अंतःकरण में जो यूट्रिकुलस है वह एक ही स्थान से तो निकला है, परंतु उसका नाम बताइए, या निम्नलिखित में से उसका नाम दे देगा। तो ज़रूर आपको ऑप्शन में मिलेगा कम्यून करके। कम्यून यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा और यही चीज़ आपका सही माना जाएगा। इसका एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है कम्यून। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिए। इसको फैक्ट के रूप में भी याद रखें, फैक्ट से ही प्रश्न बनाए जाएंगे, यहाँ से अप्लाइड कोई प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे कान की संरचना से। ठीक है, अंतःकरण की अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्रत्येक नलिका का दूरस्थ सिरा फुला होता हुआ, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रकार से फुला हुआ है। ठीक है भाई, फुले हुए, और इसी फुले हुए भाग को क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एम्पुला इसको बोलते हैं। ठीक है, और कम्यून किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम देख रहे हैं अग्रभाग और पश्च भाग जो एक ही स्थान से निकला हुआ है उसको हम कम्यूज बोल देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं उभरा उभरा चीज़ें हैं, फुला हुआ जो चीज़ें हैं, इसका एक नाम है और वो उसको बोला जाता है एम्पुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एम्पुला बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं अंतःकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सारी बातें हम लोग। अब देखिए जरा यहाँ पे साइकुलस का पिछला भाग या पिछला सिरा जो लंबा एवं सिप्रंग की तरह कुलित होता है और इसको काकलियर नलिका कहते हैं। और काकलियर नलिका बोलते किसको है? ये देखिए जरा, ये इसके पीछे का भाग बोलेंगे। ठीक है ना, ये पिछला सिरा है, लंबा और स्प्रिंग की तरह है। अब आप देख रहे हैं ना, स्प्रिंग ऐसी बनती है ना, ये स्प्रिंग की तरह है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काकलियर नलिका बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन सकता है कि मान लीजिए सैमुअल्स का पिछला सिरा या लंबा हो जो स्प्रिंग की तरह है अंतःकरण में, उसका क्या नाम है? तो तुरंत बता देना आप लोग, काकलियर नलिका। ठीक है, वह आपका सही जवाब हो जाएगा फिर। ठीक है ना, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अंतःकरण में, अच्छा ये चीज़ तो आपको भली भांति तरीके से पता चल चुकी है भाई कि काकलियर नलिका किसको कहते हैं। और काकलियर नलिका के कुंडल लचीले एक लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आप जो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, यह ध्यान से देखिएगा जरा, ये जुड़े हैं ना एक दूसरे से, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना, तो इसका एक नाम है। ठीक है, इस जुड़े हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? जैसे जो काकलियर नलका है वो कुंडल लचीला होता है,
और ये लचीला होने के कारण ये लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसके कारण से जुड़ा हुआ है भाई? तो लिगामेंट, ये प्रश्न बनता है कि किसकी वजह से जो काकलिया नलिका है स्प्रिंग की नुमा जो ये जुड़ी हुई है, वो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से? तो लिगामेंट सही जवाब हो जाएगा। अंतःकरण में देखने को मिलता है, ये लिगामेंट आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं। अब जरा देखिए, अंतःकरण में ये काकलिया एक नलिका जो अपने चारों ओर अस्थिकोश से एक इस प्रकार से जुड़ी हुई है, जो अस्थिकोश की गुहा को 2 कक्षों में बांट देती है। तो आप जरा देखिए, इसी भाग को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर जूम आप कह सकते हैं, एक प्रकार से बड़ा करके हम बता रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। तो एक प्रकार से इसके अंतर्गत जो ये क्रियाविधि हो रही है उसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट बोला जाता है। इस क्रियाविधि को क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ काट बोला जाता है। अब जरा समझिए, यहाँ पर ये ऊपर का जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर का भाग, चलिए आगे स्लाइड में मिल जाएगा आपको, है ना, ऊपर का भाग आपको मिल जाएगा आगे नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर, ये देखिए काकलिया जो नलिका के ऊपर का भाग है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर का भाग, यही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस कक्ष को क्या बोला जाता है? स्केला वेस्टिबुला कहते हैं इस कक्ष को। और जो नीचे का भाग होता है उस कक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पैनेई बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप देखिए, ये नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्केला टिम्पैनेई बोलते हैं इसको। और जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुला बोलते हैं। तो ये होता किसका है? ये काकलिया नलिका का ऊपर का भाग है। और ऐसे प्रश्न बनेगा आपसे कि काकलिया ऊपर का जो कक्ष है उसका नाम बताइए, काकलिया जो नीचे का कक्ष है उसका नाम बताइए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, नीचे का कक्ष मध्यकर्ण सोपान जो होता है, या इसी को हम बोलते हैं स्केला टिम्पैनी भी बोलते हैं, या अथवा इसको हम कह सकते हैं टिम्पैनिक नली भी बोल सकते हैं, तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और भाग देखिए जरा यहाँ पर। तो ये देखिए, आपने ऊपर का भाग देख लिया, नीचे का भाग देख लिया, इन दोनों के बीच में एक स्थित नलिका आप ये देख रहे हैं, ये भी। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो कालिका नली है, उसकी गुहा के मध्य सोपान को एक स्केला मीडिया भी बोलते हैं। तो स्केला मीडिया किसको कहते हैं? स्केला मीडिया किसको बोला जाता है? हाँ, जो दोनों के बीच में स्थित नली है, काकलिया नली के बीच में, उसका नाम है मध्य सोपान भी बोलते हैं उसी को। और मध्य सोपान के साथ साथ उसको स्केला मीडिया भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा, स्केला मीडिया भी इसे कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें और भी देखने को मिल जाती है हम लोगों को। ठीक है, अब आप देखिए जरा पीछे का भाग इसके, यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर रेड पूरा किया गया है। तो यह कर्णपटल के आंतरिक सिरे से स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी के गुहा से परस्पर मिली हुई है। यहाँ पर देखिए, स्केला वेस्टी जो है स्केला वेस्टुलाई से जुड़ा हुआ है, वेस्टिबुलाई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, स्केला स्टेपेनाइज से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये जुड़ा क्या है, क्या जुड़ा हुआ है, ये बता सकते हैं आप लोग? इसी स्थान को क्या बोलते हैं बताइए जरा? हेलिकोट्रेमा कहते हैं, हेलिकोट्रेमा बोलते हैं इसको। ठीक है, हेलिका ट्रेमा भी बोला जाता है इसको, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो, जो स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी नली के बीच में एक और नली पाई जाती है, उसका नाम है स्केला मीडिया। और स्केला मीडिया के अंदर एक आपको भी देखेंगे इंडोलिम्फ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंडोलिम्फ भी पाया जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर इंडोलिम्फ है ना। चलिए जरा देखिए यहाँ पर। अच्छा, मैंने अभी भी एक चीज़ के बारे में बताया भी है कि स्केला वेस्टिबुलाई और फिनिस्टा ओवेलिस के द्वारा स्केला टिम्पैनी फिनिस्टा टोरंडा के द्वारा कर्णपटल की गुहा से संबंधित होता है। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं रिलेटेड है किससे भाई? कर्णपटल की गुहा से। अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अभी मैंने बताया था आप लोगों को
पेरिलिम्फ भरा एक द्रव्य पदार्थ है वो पाया जाता है। तो लेकिन मध्य कर्ण में ये एंडोलिम्फ होता है, मध्य कर्ण में एंडोलिम्फ होता है। तो इसे आप भी ध्यान रखिएगा। जो इस स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पैनी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टी वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, यह काकुलिया के एक एस्पेक्स पर एक छोटी छिद्र के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और ये जो जुड़ा हुआ भाग है एक छिद्र के भाग में, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, इसको अगर हम बात करें इस पार्ट को ही पूरा हम लोग बोल देते हैं क्या, इस पार्ट को हम लोग पूरा क्या बोल देते हैं, हेलिकोट्रोमा बोल देते हैं, ठीक है। और यह एक स्केला मीडिया स्केला वेस्टिबुलाई के एक रेजिनस झिल्ली के द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। और इसका स्केला स्टेपेनी या स्केला टिम्पैनी या स्केला मीडिया से बेसिलर झिल्ली के द्वारा यह विभाजित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका विभाजित हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और यही जो बेसिलर होता है, यही जो बेसिलर होता है इस झिल्ली के सुनने में मुख्य अंग काम करता है। ये ऑर्गन ऑफ कर्टी पाया जाता है, इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कर्टी भी पाया जाता है। अभी आप नीचे आगे भी इसको बारे में देख भी लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, यहाँ से आपकी पीडीएफ जो है समाप्त हो गई, ये पीडीएफ यहीं तक की है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ अंतःकरण के बारे में, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसको ध्यान से सुन लीजिए मेरी। अंतःकरण में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है अंतःकरण में कि इसको बोला जाता है बोनी लेब्रिथिन, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी नलिकाएं हैं जो उपस्थित हैं, और वो नलिकाएं एक घोघे के आकार में होता है। तो जो काकीलिया होता है वो घोघे के आकार में होता है। और जो स्टेपेनी जो आपका वो होता है, कौन सी हड्डी होती है, स्टेपिस हड्डी, एक स्टेपिस हड्डी होती है। उस स्टेपिस हड्डी का जो आकार होता है वो घोड़े के रकाब की जैसा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और काकलिया का आधार जो भाग है वो चौड़ा होता है और ऊपरी सिरा भी होता है और उसमें नीचे सिरी भी होता है, ठीक है। ऊपरी वाले सिरा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केला, बताइए जरा, ऊपरी सिरा को क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुला या वेस्टिबुली, या नीचे का जो सिरा होता है स्केला टिम्पैनी। और इन दोनों के बीच में एक चीज़ जुड़ी होती है वो हेलिकोट्रोमा होता है। ये पूछा जाता है प्रश्न, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। देखिए, मध्य कर्ण का जो काम है वो, इसका काम है स्टेपिस हड्डी के अंदर बाहर का जो ओवल विंडो है उसकी गति अंतःकर्ण के वेस्टिबुलाई के नली में उपस्थित हो जाती है। तो जहाँ पर पेरिलिम्फ द्रव्य उपस्थित है, और यह काम जो करता है स्केला मीडिया की उपस्थिति में, और स्केलिया मीडिया है, जो स्केला मीडिया है उसके अंतर्गत उसमें भी एक द्रव्य पाया जाता है, स्केला मीडिया में भी, उसको बोला जाता है एंडोलिम्फ। अभी आप देख रहे थे, अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया भी है, लिखा हुआ था पीडीएफ पे, ठीक है। और स्केला मीडिया के में जो बेसिलर झिल्ली होता है वो ऑर्गन ऑफ कर्टी में स्थित होता है, ऑर्गन ऑफ कर्टी में भी वह स्थित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि वाह्य कर्ण में जो आवाज़ों को इकट्ठा करने का कार्य होता है वो कितना हर्टेज की आवृत्ति जो है, जो आवृत्ति है उसकी आवाज़ों की, उसकी प्रक्रिया का जो कारण माना जाता है, पिन्ना कितने हर्टेज को वहाँ पे उसको सुन सकता है या पिन्ना उसको अर्जित कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, हर्टेज को लेकर 5000 से 6000 हर्टेज की आवृत्ति जो है आवाज़ों के अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है, कारण को थोड़ा ऊंचा कर देता है, ये पिन्ना काम करता है 5 से 6000, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए आज का भाई कि कान की जो संरचना में आप लोगों ने लास्ट पॉइंट में देखा है अंतःकर्ण के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ध्यान रखिएगा, अंतःकर्ण, मध्यकर्ण और आपका बाहरी कर्ण, सॉरी उसको बोलते हैं ना अग्रकर्ण, सॉरी या बाहरी कर्ण बोलेंगे इसको, बाहरी कर्ण। तो बाहरी कर्ण हो जाएगा, मध्य कर्ण हो जाएगा और आपका हो जाएगा अंतःकर्ण, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाह्य कर्ण में मैंने बताया है कर्ण जो
पल्लव है जिसको आप पिन्ना बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और एक बाह्य कर्ण में मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल एडोटेरियर एक कैनल होता है, वो इम्पोर्टेंट है। और कान का पर्दा इम्पोर्टेंट है उसमें। मध्य कर्ण में हड्डी इम्पोर्टेंट है 3, जो मेलियस, इंकस, स्टेपिस बताया था। और मांसपेशियाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट मध्य कर्ण में ही हो जाती हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया भी है अब वीडियोज़ में कि टेंसर टिम्पैनी एक मांसपेशी है और एक आपका स्टेपिडियस मांसपेशी है, ठीक है ना। जो टेंसर जो टिम्पैनी होता है उसका काम क्या होता है कि मेलियस हड्डी से दूसरा सिरा जो एंटीरियर वॉल से जुड़ा हुआ है वो टेंसर टिम्पैनी मेलियस हड्डी के अंदर की तरफ खींचता है और उसको अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो मेलियस हड्डी को, ये टेंसर टिम्पैनी। लेकिन जो स्टेपिडियस है वो स्टेपिस हड्डी के बाहर खींचती है और ये स्टेपिड हड्डी को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए जो प्रेरित करने वाली मांसपेशी है उसका नाम ही है स्टेपिडियस। तो ये आप नाम से ही पता कर सकते हैं और वहाँ पे सही जवाब भी दे सकते हैं ऑप्शन में। खिड़कियाँ 2 होती हैं, विंडो के बारे में बात किया था, एक ओवल विंडो था और एक राउंड विंडो था, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। जो ओवल विंडो है वो अंतःकरण की शुरुआत की बात करता है और इस ओवल विंडो में स्टेपिस हड्डी जो होती है घुसी होती है ना। ये आपको मैंने पीडीएफ में दिखाया भी है स्क्रीन पर, है ना, उसके आधार पे। तो ये बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप लोग उसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। और राउंड विंडो की बात करता हूँ तो राउंड विंडो एक ओवल विंडो के ठीक नीचे स्थित होता है और वो ऊपर की एक पतली झिल्ली की परत में होती है, ऊपर की एक पतली झिल्ली की परत में होती है, तो ये राउंड विंडो होता है। और एक यूस्टेचियन नली पाई जाती है। तो ये 4 बातें आप ध्यान रखिएगा। यूस्टेचियन नली की जो लंबाई है 30 से 40 mm है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। वयस्क में चौड़ी होती है, बच्चों में छोटी होती है ये चीज़, ठीक है। जैसे और ये आप जानते हैं जैसे हंसते समय, छींकते समय और जमाई लेते समय ये नली कभी कभी खुल भी जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आप ध्यान रखना। और एक अंतःकरण के बारे में भी आपने देखा, ठीक है। अंतःकरण की जो 3 भाग थी, वेस्टिबुल के अंतर्गत जो है नली पाई जाती है 3 प्रकार की, उसी को संतुलन बनाने के लिए अंतःकरण में ही इसको बोनी लेब्रेथन कहा गया और इसके कई भाग थे जो अभी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ स्पीच के बारे में। स्पीच का मतलब होता है वाणी, और आप लोग जानते होंगे भली भांति तरीके से वाणी होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, स्पीच के बारे में। तो जरा मुझे बताइए कोई लोग कि स्पीच होता क्या है, स्पीच क्या है, बताइए जरा। स्पीच, वाणी, देखिए जब भाषा का कोई मौखिक रूप हम जब देते हैं या उसका प्रदान करते हैं तो वह एक रूप मान लेते हैं संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का, कि भाई या एक मनुष्य के लिए संप्रेषण का मुख्य साधन माना सकते हैं हम स्पीच को। और यह एक व्यक्ति को समाज से जोड़ने वाली एक कड़ी मानी जाती है। तो बेसिकली जो वाणी होता है, स्पीच होता है, वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है ये, ठीक है भाई। तो वाणी में तो वाणी शरीर के विभिन्न अंगों की तरह वाणी एक प्रकार से उत्पादित करने वाला अंग होता है। जिस प्रकार से मनुष्य जीवित रहने के लिए अपना प्राथमिक कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से वाणी उत्पादित करने के लिए अंगों का भी यहाँ पर प्रयोग होता है कुछ, ठीक है। तो अब जरा देखिए, जो भाषा का मौखिक रूप है वो वाणी है, जो मनुष्यों के जीवन के संप्रेषण का एक मुख्य साधन माना जाता है। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में यहाँ पर बताना चाहूँ कि वाणी होती क्या है, तो किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को हम वाणी कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द को हम क्या बोलते हैं, वाणी कहते हैं। और प्रत्येक वाणी की अपनी एक विशेषता होती है और वाणी की प्रक्रिया जो होती है वो ध्वनि में उपस्थित होती है। वाणी की प्रक्रिया कहाँ पर उपस्थित होती है, ध्वनि में उपस्थित होती है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बोलने का एक मौखिक रूप इसके साथ मात्रा से जुड़ी होती है। वाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मेल कर हम अपने विचारों को सरल बनाते हैं। वाणी भाषा को व्यक्त करने का माध्यम है। वाणी एक समुच्चय होता है। वाणी के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तंत्रिकाओं के मूल के संयोग के माध्यम से जो कुछ उच्चारित करते हैं वह एक प्रकार का वाणी होता है, ठीक है। तो वाणी बहुत ही इजी है, सरल है, आप इसको समझ सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण होता है, संप्रेषण से मुक्त होता है। और संप्रेषण मुक्त होने का मतलब है एक प्रकार से उससे रिलेट होना, ठीक है। यहाँ पर
कि उसकी वाणी स्पष्ट अर्थों में श्रोता के कानों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, और वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं उपस्थित हो रही है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो वह एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाएगा आपका संप्रेषण। तो एक प्रकार से आप इसे कह सकते हो संप्रेषण युक्त होता है ये वाणी। ठीक है, अच्छे गुणवत्ता की आवाज़ भी वाणी का पार्ट ही माना जाता है। लचीलापन भी वाणी में पाया जाता है, पर्याप्त आवाज़ पाए जाते हैं वाणी में, और सही उच्चारण होता है वाणी में, सजीवता पाई जाती है वाणी में, है ना। बात समझ रही नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वाणी में ही पाई जाती है। शब्दों और अर्थों का ज्ञान होता है, चिंता भय से मुक्त की बात होती है। तो वाणी एक लक्षण के रूप में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाणी की बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब वाणी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वाणी के दोष के बारे में, तो वाणी के दोष क्या होते हैं। तो वाणी संबंधी दोष तो बहुत होते हैं। वैसे अगर देखिए यहाँ पर वाणी की उत्पत्ति के लिए हमारे वाणी उत्पादन में संलग्न जो भी चरण स्थित होते हैं, उस क्रिया को सामान्य रूप में जो आवश्यक होता है हम उसका प्रयोग लाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो वाणी उत्पन्न के लिए ओकल कार्ड होता है, सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, एक नसाग्र भाग होता है, मुखाग्र भाग होता है। ठीक है, उच्चारण का समान रूप से कार्य करना जो होता है वहाँ अनिवार्य हो जाता है। अगर इनमें थोड़ा सा भी आपका अवरुद्ध या प्रभावित दिखता है तो वहाँ पर आपका वाणी संबंधी दोष पाया जा सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में वाणी संबंधी दोष भी व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता को उतना ही प्रभावित करता है कि जितना भाषा संबंधी दोष। ठीक है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना वाणी। तो वाणी संबंधी दोष जो पाया जाता है उन बच्चों में जिसमें भाषा संबंधी गंभीर कठिनाई होती है, भाषा संबंधी गंभीर कठिनाई देखने को मिलती है, वो होती है। तो वाणी दोष आप देखिए, हमारी वाणी में कोई अशुद्धता या कमी होती है तो उसे हम वाणी कहते हैं, और बच्चों की वाणी में परिपक्वता आने पर यदि शुद्धता नहीं आती है तो उसे हम वाणी ही कहते, वाणी दोष कहते हैं। तो आपको अगर कहीं पूछा जाए कि वाणी दोष की परिभाषा बताइए तो कह देना आप लोग कि व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता उतना प्रभावी होता है जितना कि भाषा संबंधी दोष भी होता है। या तो आप ये बोल देना, दूसरी बात, या तो आप ये कह देना कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्दों को हम वाणी कहते हैं और प्रत्येक वाणी की अपनी विशेषता होती है। वाणी वह प्रक्रिया है जो ध्वनि से उपस्थित होती है, उसे हम वाणी का रूप दे देते हैं। बट अगर वाणी दोष के बारे में बात करना है तो सुनने समझने में किसी भी प्रकार की कमी हो या अक्षर या शब्दों का सुनना या समझना कम हो जाता है जिसके कारण वाणी उत्पादित करने में त्रुटि होने लगती है, उसे हम बोल देते हैं वाणी दोष। ठीक है, तो आप या तो इस तरीके से बोल सकते हो। बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो वाणी दोष को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो वाणी दोष तो आप परिभाषा से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे वाणी दोष के संबंध में कुछ टाइप के बारे में, कुछ प्रकार होता है वाणी दोष के। एक आपने नाम सुना होगा उच्चारण दोष, और मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों से, बताया भी था सोडा के बारे में, है ना गुलाम सुमन सर। तो सोडा क्या होता है, सोडा के बारे में देखिए, मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोडा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक प्रकार का आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है सोडा। ठीक है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत इसे रखा जाता है। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये जो आपने देखा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन इसका एक प्रकार से, या इसके टाइप की बात करूं तो इसमें बच्चों में या वयस्कों का उच्चारण संबंधी दोष अधिकतर पाया जाता है इसमें सोडा में। तो एक होता है, अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं सोडा का, तो एक होता है आपका प्रतिस्थापन जिसको बोलते हो सब सिचुएशंस, और एक होता है ओ जिसको आप कहते हो ओमिशन का मतलब होता है छोड़ना, और एक होता है डी जिसका मतलब होता है डिस्टेंस और इसका कहने का मतलब होता है अशुद्ध बोलना। ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन जिसका कहने का मतलब होता है जोड़ना। तो ये चार चीज़ें देखने को मिलती है हमें कहाँ पर, उच्चारण संबंधी दोष सोडा में। ठीक है, तो सोडा बेसिकली जो एस कहता है वो यस ये बताता है आप लोगों को कि उच्चारण के समय यानी प्रतिस्थापन में उच्चारण के समय किसी भी एक अक्षर को ना बोलकर उसके स्थान पर दूसरा अक्षर बोल देना वह आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कमला से कमला के स्थान पे तमला बोल दिया आपने, तो का की जगह पे आपने दूसरा अक्षर बोल दिया,
यह जो विकृति है ये उच्चारण संबंधी दोष है और ये आता है प्रतिस्थापन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बार अभी 2018 में जो एग्ज़ाम में प्रश्न हुआ था, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था सोडा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोडा। आगे बात करते हैं ओमिशन के बारे में। तो ओमिशन एक प्रकार का होता है छोड़ना। तो यह एक ऐसा दोष होता है, इसके अंतर्गत शब्दों को शुरू में या तो अंत में आप नहीं बोलते हैं या भूल जाते हैं, उसको बोलते हैं इस प्रकार के दोष। बताइए समझ में आ रहा है? बताइए समझ में आ रहा है क्या है छोड़ना? तो छोड़ना आप यही चीज़ समझिए कि इस दोष के अंतर्गत बच्चे शब्द को शुरू में या अंत में नहीं बोलते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे प्रदीप की बात करूं तो क्या बोल दिया जाए? दीप, है ना? तो मैंने शुरुआत में एक अक्षर छोड़ दिया, है कि नहीं? अगर मैं आपसे बात करूं कॉलम या कॉलम की बात करूं और लास्ट में मैंने माँ को छोड़ दिया और बोल दिया काल, इस तरीके की जो डिसऑर्डर होते हैं, यहाँ एक प्रकार का क्या होता है, आपका ओमिशन होता है। और आप लोगों ने ये बेसिकली सामान्यतः आजकल जो है लोग जो अपना नाम रख रहे हैं भाई, जैसे शॉर्ट नाम, निक नाम रख लेते हैं भाई। प्रियंका अगर कोई नाम है किसी का तो उसका पिंकी या तो पिंकी, इस तरीके का नाम रख देते हैं, तो लास्ट का ही अक्षर छोड़ देते हैं, है ना? तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये एक प्रकार का छोड़ना या ओमिशन वाला दोष है, उनके अंतर्गत उन्हें पाया जाता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के दौरान में इस तरीके की बात हो, एक वाणीय दोष के संबंध में जब आपने असेसमेंट किया है उसके आधार पर, तब आप इसे बोल देना कि यह एक प्रकार का ओमिशन से संबंधित या उच्चारण संबंधी दोष उस व्यक्ति में पाया गया है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, एक शब्द है यहाँ पर डी, और डी का मतलब था अशुद्ध बोलना, डिस्टेंशन बोलते हैं जिसको। और डिस्टेंशन का मतलब ये होता है कि कुछ दोष के अंतर्गत बोले गए, जैसे कुछ दोष होते हैं और उसके अंतर्गत कुछ बोले गए शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं, वो अस्पष्ट नहीं होता है, वो श्रोता को बार बार उसे पूछना पड़ता है, अस्पष्ट नहीं, तो ये अशुद्ध बोलता है, इसी वजह से बार बार पूछना पड़ रहा है। तो इस तरह के विकृति उच्चारण संबंधी के अंतर्गत जो होता है वो अशुद्ध बोलने में देखने को मिलता है। ये चीज़ें, एक होता है आपका एडिशन यानी जोड़ना, और इस दोष के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर एक दूसरे अक्षर को प्रायः जोड़ दिया जाना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कमल, तो कमल को कमला बोल दूँ, ठीक है, तो ये जोड़ दिया। स्कूल को अगर मैं स्कूल बोल दूँ, है ना, तो ये भी एक प्रकार का मैंने क्या किया, जोड़ दिया वहाँ पर, है ना, शब्दों को या सॉरी अक्षरों को। कई कई शब्द भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अक्षर बेसिकली ध्यान रखिएगा आप लोग, अक्षर ही होगा वापस सही। तो इसमें पाई जाने वाली कुछ समस्याएं होती, जैसे मैं कहूँ इस प्रकार के दोष में बालक अक्षरों का देखो सही ढंग से नहीं बोल पाना, ये सही होगा। और उसके बाद देखिए बच्चे स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करने की जगह पर एवं उच्चारण करने के तरीके के अनुसार नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार का दोष भी जो है आपका पाया जाता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत ही। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के डिवाइड भी किए गए। देखो यहाँ पर पूरा मिला भी है शोट, ठीक है, शोड़ा। ठीक है, अस्पष्ट का मतलब भी होता है अस्पष्ट या अशुद्ध बोलना, इसका मतलब भी होता है अशुद्ध बोलना, है ना। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के साथ राम की जगह लाम बोलना, हाँ, एस को देखो, जैसे प्रतिस्थापन का मतलब है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए उच्चारण करते समय किसी भी अक्षर का आप नहीं बोलते हैं, प्रयोग ही नहीं लाते हैं, ठीक है, और उसकी स्थान पर आपने कोई दूसरा स्थान बोल दिया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में राम लिखा है और राम आप ना बोलकर उसको लाम बोल रहे हो, तो ये जो एस है आपका यही रिप्रेजेंट कर देता है कि आपने यहाँ पर त्रुटि कर दिया, तो यह प्रतिस्थापन हो गया। और जैसे आप देखिए यहाँ पे कमल है और कमल की बजाय आपने ये जो का अक्षर था इसकी जगह आपने ता बोल दिया, तो तमल बोल दिया, तो यह एक प्रकार का कैसा दोष है उच्चारण संबंधित में, आपका सोडा के अंतर्गत प्रतिस्थापन में आएगा।
झरना को चरना बोल दिया आपने। तो ये एग्जाम्पल हैं, आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। बाकी मैं अभी इस क्लास समाप्त होने के बाद ये PDF आपको दे दूंगा ग्रुप में, आप उसको क्या कर लेना, सीन कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा यहाँ पर, है ना। ये जो शब्द आप देख रहे हैं का, ता, रा, ला का जो भी परिवर्तन हो रहा है, ये एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ओमिशन जो है, छोड़ कर बोलना, मैंने आपको अभी बताया था कि भाई इसके अंतर्गत क्या चीज़ होता है छोड़ना। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बच्चा शब्द को शुरू में या तो अंत में, शुरुआत में या तो लास्ट में शब्दों को छोड़ देता है, या सॉरी अक्षरों को छोड़ देता है, नहीं बोलता। जैसे मैंने कहा कि प्रदीप बोला था, प्रदीप के बजाय मैंने दीप बोल दिया, प्रदीप के बजाय मैंने क्या बोल दिया, दीप बोल दिया। तो मैंने यहाँ पर पा वाला अक्षर पहले का छोड़ दिया और दीप बोल दिया, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कॉलम बोला था और कॉलम में मैंने माँ को छोड़ दिया और कॉल को बोल दिया, तो वो हो जाता। तो यहाँ पर देखिए स्टेशन लिखा हुआ, यहाँ पर स्टेशन बोल दिया, स्टेशन, तो ये गलत हो जाता है एक प्रकार से, है ना। यहाँ पे देखो जो शाह यहाँ पे जुड़ा हुआ उसको छोड़ दिया इसमें, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, और इसी डिसऑर्डर को ओमिशन भी बोला जाता है। यहाँ पर देख भी रहे हैं आप लोग, ओमिशन डिसऑर्डर भी इसे कहा गया है ना। और एक अस्पष्टता, अच्छा अस्पष्टता का मतलब यही होता है कि इसमें मैंने आपको बताया भी है कि भाई जो अक्षर होगा या जो शब्द होगा वो स्पष्ट ही नहीं होगा। श्रोता जो सुन रहा है उसे बार बार पूछना पड़ेगा उस बात के लिए, तो है ना। तो ये अशुद्ध बोलना हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं एडिशन के बारे में। जोड़ना क्या होता है, जिसे कमल है और कमल में इसने कमाल जोड़ दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर उसको देखो, जोड़ने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये शुरुआत में जोड़े और अंत में जोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं पर भी जोड़ सकता है। ठीक है, आप देख लें, जैसे कमाल में बीच में जोड़ दिया, कमला बोल देता तो मैंने लास्ट में जोड़ दिया, है ना। बाज को बाजा बोल दिया, लास्ट में जोड़ दिया। इस तरीके का आप जो देख रहे हैं, या क्या है, या आर्टिकुलेशन ही डिसऑर्डर है ना। ही बताइए जरा, आर्टिकुलेशन ही डिसऑर्डर है ना ये। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम थेरेपी देते हैं। यही चीज़ें जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, शुरुआत के अक्षर, लास्ट के अक्षर, हकलाना तुतलाना, उच्चारण से संबंधित, उसमें क्या करते हैं, हम थेरेपी देते हैं। अब आगे बात करते हैं इसी में, हाँ स्पीच थेरेपी, हाँ स्पीच थेरेपी स्पीच ही देंगे। ठीक है, अब इसके संबंध में देखिए, आर्टिकुलेशन व स्पष्ट उच्चारण प्रॉब्लम, ये दो रूप में भी देखा गया है। इसकी समस्याएं दो रूपों में भी देखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक है आपका ऑर्गेनिक प्रॉब्लम जो अंगों के संबंध में है, और एक आपका फंक्शन प्रॉब्लम जो आपका किसके संबंध है, मनोवैज्ञानिक समस्या से संबंधित है। तो दो प्रॉब्लम्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे, और मनोवैज्ञानिक जो समस्या होगी वो एक प्रकार क्रियात्मक समस्या को रिप्रेजेंट करती है, तो वो मनोवैज्ञानिक पे आधारित होता है, उसी पर। चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं, और आप आसानी से फिर समझ जाएंगे। देखो, ये आपका जो है उच्चारण या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि और भी कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, उसको हम नाम दे सकते हैं कि ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या क्या हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए, अगर जब किसी अंग की खराबी की वजह से या लिप्त का ना होना या सही ना होना, वह एक प्रकार का ऑर्गेनिक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं आपसे एक बात बताऊं, फटा होठ हो सकता है, तालू हो सकता है। कभी कभी होठ या तालू के फटने के कारण आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलती है, और ऐसे बच्चे आवाज़ नाक से निकालने लगते हैं और हाँफने लगते हैं। उनकी आवाज़ को पहचानने में भी कठिनाई होती है, और इसका जो चिकित्सा के फील्ड में देखा जाए, मेडिकल के फील्ड में देखा जाए, तो इसका जो उपचार है एक प्रकार से शैल्य चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। आपने देखा भी होगा फेसबुक वगैरह पे कुछ बच्चों के जो है होठ कटे होते हैं, और उसमें आफ्टर करके देता है पोस्टर पर, और फिर उसके बाद यहाँ पे बिफोर करके दिखाता है पोस्टर पर। अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके के पोस्टरों को, तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया था कि मॉडिफिकेशन कर दिया होता है। तो यहाँ पर जैसे ये उच्चारण संबंधी दोष की समस्या का समाधान जो करने का तरीका है,
वो आपका चिकित्सकीय उपचार या शल्य चिकित्सा के माध्यम से बच्चों के प्रारंभिक अवस्था में ही कर दिया जाता है। कभी कभी इसके लिए चिकित्सकीय कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसमें तालु जो फटा हुआ होता है या खुरदरा भाग होता है अपने से ही वो ठीक हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। जैसे गर्मी का सीज़न की बात करें हम लोग, तो गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि भाई जो स्किन होती है हम लोगों को कैसे होती है, खुरदरी हो जाती है नहीं स्किन। अब ये सिर्फ आप होठों की बात ना करें, पूरी स्किन की बात कर लेता हूँ मैं तो गर्मी के सीज़न की। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये चीज़ है कि उस समय कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, हम क्या उसका ट्रीटमेंट करते, कभी नहीं ट्रीटमेंट करते हैं भाई। कोई मान लीजिए कोई क्रीम वगैरह लगा लिए तो वह स्किन जो है थोड़ी सी सही हो जाती है कुछ समय के लिए, है ना। या तो फिर सीज़न जैसा चेंज होता है फिर हमारी ऑटोमेटिक होता है स्किन वो सही हो जाती है। बताइए ऐसी चीज़ें देखा होगा कि नहीं देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। चलो अच्छा मान लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं कि भाई सर्दी, कुछ चीज़ ऐसी भी होती है कि गर्मी में भी हो सकती है, सर्दी में। आप सर्दी होने वाली है, सर्दी आने वाली है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है ना। और नहीं होगा तो फिर समझ जाना आप लोग कि भाई फिर तो गर्मी में ही होती है वो। मुझे मेरे समझ से वो शायद गर्मी में होती है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अच्छा ठीक है, अगर सर्दी में हो रहा है तो ठीक है, जैसी भी। चलो तो ये चीज़ें हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ये तो एग्जांपल है ये, है ना। तो कभी भी कोई भी कंडीशन हो, किसी भी सीज़न में हो, जो हर एक सीज़न में जो भी जिसी भी सीज़न में होता है, ठीक है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा आगे हम बात करते हैं। देखो बाएं तालु का ना होना या कम होना, या होठों का आकार आकृति में कोई समस्या, या बोलने वाले तंत्र में कोई खराबी, या जन्मजात या बाद में कोई समस्या हो तो, या इस प्रकार की समस्या एक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम के अंतर्गत आती है। तो ऑर्गेनिक समस्याएं जो होती है वो किस तरीके से उच्चारण दोष के अंतर्गत आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं फटा तालु और होठों के माध्यम से। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि कभी कभी होठ और तालु के फटने के कारण आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है। वहीं एक बात ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक तरफ आपका तालु ही ना हो, जन्मजात ये हो सकता है, तो भाई जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन हो भी सकती है। तो ये दोष जो पाया जाता है ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में पाया जाता है। तो बात को आपसे कुछ समझना है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता क्या क्या चीज़ें, ठीक है। और ऐसी कंडीशन अगर किसी व्यक्ति के साथ है तो आप इसको क्या करेंगे, स्पीच थेरेपी ही तो देंगे, स्पीच थेरेपी ही तो देंगे आप लोग इसके बारे में, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एक फंक्शन के बारे में, या इसका जो मतलब होता है ना, मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, और यह आत्मद्वंद या अंतर्द्वंद जैसा होता है, इस प्रकार का होता है। इसमें समस्या ख़त्म की जा सकती है। इसमें जो प्रॉब्लम, जो फंक्शंस होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक पर आधारित है या क्रियात्मक चीज़ों पर आधारित है, ठीक है, क्रियात्मक चीज़ों पर आधारित है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहले बात को समझिए, यहाँ पे कुछ फैक्टर बताए जा रहे हैं कारण कि वातावरण समस्या से, फोबिया से, लड़ाई झगड़ा होने से, सामाजिक क्रियाकलाप ना होना, खेलना, पास पड़ोस, बच्चे को बोलने ना देना। तो जो क्रियात्मक प्रॉब्लम है, इस क्रियात्मक प्रॉब्लम में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो हमें देखने को मिलती है वो आपका आर्टिकुलेशन के तहत ही रखा जाता है। बट आप एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि इस प्रकार की समस्या जो होती है समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे कभी कभी जब लोग घबरा जाते हैं किसी चीज़ से, और ज़्यादातर रितेश देशमुख की एक मूवी है, वो जब घबराता है तो हर एक, मैंने 2-4 मूवी देखा, हर एक मूवी में ही उसका ये चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। वो उसके अक्षरों या शब्दों में सामंजस्य नहीं बन पाता है। कभी कभी हम जैसे नॉर्मल मैं भी कभी कभी ऐसी चीज़ें जब बोलने लगता हूँ तो अचानक में वो चीज़ें जब नहीं निकल पाती है तो वो थोड़ा सा शब्द और अक्षर जो क्या हो जाता है वो डिसबैलेंस हो जाता है ऐसे। और ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या के आधार पे है, ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम के आधार, ये फिर स्वतः ठीक भी हो जाती है समस्या, ये ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। बट ये आर्टिकुलेशन के अंतर्गत आती है। अगर वही समस्या थोड़ी सी बड़ी है, दयनीय है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उपचार तो भाई करवाना ही चाहिए, हाँ। तो वातावरणीय लड़ाई झगड़ों में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है कि सामाजिक क्रियाकलाप का ना होना भी एक प्रकार, जैसे जब बार बार प्रैक्टिस जिस चीज़ की नहीं होती है वो क्या हो जाना, तो एक प्रकार से ये फंक्शनल प्रॉब्लम के ही अंतर्गत देखने को हमें मिल जाता है ये सारी की सारी चीज़ें, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनिए, इसमें और भी चीज़ें कुछ जैसे क्या हो सकती हैं।
क्रियात्मक समस्या अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, सॉरी अस्थायी नहीं होती है, खत्म हो समाप्त हो जा सकती है ना, और इसे दूर भी किया जा सकता है, परंतु कभी कभी इसे विशेष परिस्थितियों में या अस्थायी भी हो जाए, मतलब बताया ना अभी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका अस्थायी हो जाता है। जब वो अस्थायी हो जाए तो वह आपको उसकी स्पीच थेरेपी या सर्जरी के माध्यम से ठीक करना चाहिए, ठीक है, उसे सर्जरी या स्पीच के माध्यम से ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जो देखा अभी, ठीक है, यह एक प्रकार का था उच्चारण संबंधी दोष। उच्चारण संबंधी दोष में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बात और भी ध्यान रखना, प्रवस्तकीय पक्षाघात के जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति के जीभ होठ तालु नियंत्रित नहीं होते हैं, यदि बच्चे के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का आघात हो जाता है तो इसी के परिणाम स्वरूप उच्चारण संबंधी कठिनाई की संभावना भी क्या हो जाती है, पाई जाती है या बढ़ जाती है। तो आवाज़ जो होती है निकालने में उनको कठिनाई महसूस होती है, बोलते समय कुछ शब्दों को वो छोड़ देते हैं, और ऐसे बच्चों में वाणी जो होती है वो धीमी गति से विकसित करती है। तो यह एक प्रकार का वाणी दोष जो होता है। अब ऐसा ना समझे कि स्पीच वाले जो सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे होंगे उसी में होगा, ऑटिज्म वाले बच्चों में भी देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, इतनी चीज़ें है ना, बात क्लियर हो गई। यहाँ पिच का मतलब होता है तारत्व, क्वालिटी, गुण, लाउडनेस, उच्चता। इन तीनों तत्वों से मिलकर बनी होती है वाणी, और इन्हीं तीनों तत्वों में जब इनकी आवृत्ति अधिक हो जाती है तो उतना अधिक तारत्व भी हो जाता है उनका। तारत्व का मतलब होता है पिच। तो अब वाणी की उच्चता और कम, यानी अगर उच्चता की बात करूं कम या अधिक हो सकती है, तो सब मिलाकर आवाज़ कितना मधुर है यह उसके गुण पर निर्भर करता है, इसके गुण पर निर्भर करता है। तो ये जो 3 टाइप के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसी अगर इन तीनों प्रकार के जो तत्व हैं अगर इनमें कमी पाई गई तो वाणी दोष हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, मैक्सिमम 99% लेडीज़ जो होती हैं क्या करती हैं वहाँ पर लाउड स्पीकिंग। मतलब आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं अगर आपका पोडियम वगैरह पे भी स्पीकर वगैरह की बात होती है, संचालन करने की बात होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाओं को रखते हैं। कारण क्या है भाई, क्योंकि उनका जो तारत्व है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो लाउडनेस है, वो सामंजस्य बना है उसमें। और रीज़न ये है कि उनकी जो ओकल है वो पतला पाया जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ भी उनकी पतली होती है और मधुरता भी उसमें है ना। आवाज़ों में मधुरता का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से कि ज़्यादा उतनी वो नहीं है आपकी, एक प्रकार से आप ये क्या कह सकते हैं, ज़्यादा ना मोटी आवाज़ मेल में ज़्यादा पाई जाती है और महिलाओं में नहीं, है ना, ये बोल सकते हैं आप लोग। मधुर जिससे मतलब जितना अच्छा आवाज़ होगा, जितनी मधुर आवाज़ होगी, वाणी भी आपको उतना ही अच्छा होगा, ठीक है भाई, निर्भरता उसी के आधार पे बताई गई है। लेकिन आपसे ये भी चीज़ बता दूं कि अगर इनमें जब कभी पिच और क्वालिटी और लाउडनेस में कमी पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है वाणी संबंधी दोष पाया जाएगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, कारण ये, ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो एक कंठ था, कंठ संबंधी भी आपने देखा था। तो कंठ संबंधी क्या हो सकता है भाई, कंठ में जैसे अगर मैं बात करूं तो स्वर के संबंध में हो सकता है, ऊंचे स्वर। जैसे स्वर के संबंध में क्या होता है भाई कि अगर मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति में या बच्चे में स्वरमान जो है, सामान्य स्वरमान है, ऊंचा या नीचा पाया जाता है, तो वह एक प्रकार का हम इसे कह सकते हैं स्वरमान का दोष पाया जाए। जिससे कभी किसी व्यक्ति में ऊंचा स्वरमान पाया गया, ठीक है, स्वर बोलने की, और किसी में नीचा पाया गया, तो इस तरीके मीडियम क्लास का होना चाहिए, ठीक है, ना ही ऊंचा ना ही मीडियम, ठीक है, ना ही एकदम अधिक, ठीक है। तो यह स्वरमान का हो जाएगा। ऊंचे स्वर का दोष हो सकता है, मतलब जैसे इसमें ऊंची और हल्की आवाज़ भी एक प्रकार की आवाज़ संबंधी गड़बड़ी पाई जाती है। जैसे ऊंचा या आपसे बात करूं हल्की आवाज़ का, तो एक प्रकार से ये स्वर संबंधी दोष पाया जाता है। एक होता है आपका, अगर मैं बात करूं आंगिक कारणों के उत्पन्न होने से जो सीखे गए या सीखने की जो अनुचित तरीके होते हैं उसको अपनाने की जो क्रियाविधि होती है वो भी एक प्रकार से आवाज़ संबंधी दोष होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और हकलाना भी एक प्रकार का यही दोष होगा, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति के अक्षर या शब्दों का उच्चारण बार बार रुक कर करता है और मूल ध्वनि का सही उच्चारण नहीं कर पाता है। तो इस रोग का यह मात्र लक्षण माना जाता है हकलाना, कंठ संबंधी दोष को, ठीक है, कंठ संबंधी दोष को, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में कल पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसको आप देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज डिसऑर्डर भी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देखा उच्चारण संबंधी दोष, वाणी संबंधी दोष, वाक प्रवाह संबंधी दोष। और अगर बात करूँ मैं आपसे, अच्छा, वाक प्रवाह संबंधी दोष का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति की वाणी कितनी धारा प्रवाह है, बिना रुके व बिना किसी अक्षर शब्द को दोहराए हुए बोलता है। यदि व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है या कुछ शब्दों को व उसके भागों को दोहराता है, तो इस कंडीशन में इसको बोला जाता है वाक प्रवाह संबंधी दोष, ठीक है। इस कंडीशन पर इसको बोला जाता है। और वाणी संबंधी दोष तो आपको पता चल चुका है कि जहाँ पे तारत्व और पिच और उच्चता, जहाँ पर आपको पिच, क्वालिटी और लाउडनेस होता है, अगर इनमें पाई जाएगी एक प्रकार की विकृति, तो वह क्या कहलाती है, वाणी संबंधी दोष कहलाती है, ठीक है। तो ये उच्चारण संबंधी था, एक आपका था उच्चारण संबंधी दोष, वाणी संबंधी दोष, वाक संबंधी दोष, कंठ संबंधी दोष। तो आपने ये चारों जो है आपने देख लिया वाणी संबंधी दोष के वर्गीकरण। कल हम लोग देखेंगे लैंग्वेज के बारे में, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, ओके।